चैनल पीआर नॉलेज सेंटर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पर्यावरण एवं सतत विकास जो लेक्चर नंबर 2 है। 2023 का पूरा घटना चक्र है जो कि 1990 से लेकर तो 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो आर ओ का, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का हो या किसी भी स्टेट एग्जाम का हो। सारे पीवाईक्यू आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। जैसे यूपीपीसीएस में मैं आपको दिखाऊंगी पूरा डेट वाइज किस तरह से, मतलब कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसको हम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मैगजीन भी करवाई जा रही है और एनसीईआरटी भी, तो सबको एंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 पर्यावरण सतत विकास का। तो आज हम करेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 को मतलब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधीन किया गया। ध्यातव्य की 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रख दिया गया। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? तो वो 1986 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 1986 में। और भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? देखिए क्वेश्चन कितनी बार यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है। 1986 में। अगला है निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम, सेम क्वेश्चन यूपीपीसी 2022, 2021 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो वह किया गया पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो कौन सा की गठित किया? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, आईएएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य देश में भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने का है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, तो सभी के सभी हैं। ये भी पीछे 2004 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो 2010 में। अगला है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। तो स्वच्छ विकास युक्ति यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत बढ़ी है। इसके तहत एनेक्चर 1 के
विकसित होने एवं गैर रिजर्व वन के स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने में कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो वह था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 221 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। और दूसरा अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप है। तीसरा अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो इसमें केवल पहला एक सही है और बाकी दूसरा तीसरा गलत है। ये IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? तो भिन्न है। NGT का गठन अधिनियम द्वारा किया गया, और जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश में। तो पहला गलत है। NGT जो है वो NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता सुधार लाने के लक्ष्य रखता है। तो केवल 2 सही है। तो यहाँ पर दिया गया पूरा। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ कब? तो ये 2010 अक्टूबर में। और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं कुछ, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए तो पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित जैसे प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक तथा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो वाटर लविंग प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट वे हैं जो जल जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि और इकोमार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, मतलब समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है और एक दूसरे की मतलब कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये UPPSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ये UPPSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए 2021 में भी रिपीटेड हुआ है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। 2004 में भी पूछा गया है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन है। UPPSC 2020 में पूछा। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एक संरक्षणविद रेचल कार्सन है। ये पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। ये हानिकारक हैं संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया UPPSC 2002 में। हरित विकास के लेखक कौन है? तो हरित विकास के लेखक कौन है? तो हरित विकास के लेखक हैं WM एडम्स। हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? तो वह है मासानोबु फुकुओका, ये है। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो किया ऑस्ट्रेलिया ने। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों के विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो राजनीतिक एवं विकासीय नहीं है। बाकी पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्स्थापन। तो UPPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति कारण चर्चा में था, अवस्थित है, वो केरल में अवस्थित है।
ये क्वेश्चन कुछ टाइम के करंट अफेयर का है, 2009। और ग्रीन वाश इंगित करता है ग्रीन वाश इंगित पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये भी पीछे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ये देखिए यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। तो देखिए लगभग ये जो है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आईएएस ने भी पूछ लिया रिपीटेड। तो नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? तो ये करंट अफेयर का था, 2003 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है पंजाब। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? तो वह था वह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता का व्यवहार का मापक था। अगला है क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सबको ही पता होगा, 5 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की केंद्रीय थीम, मतलब थीम क्या थी? तो थीम भी याद कर लीजिए, कभी कभी थीम भी पूछता है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? जो किया गया था क्लब ऑफ रोम। तो अप्रैल 1968 में 10 देशों के साथ 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम के एकेडमिया की लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है, केवल 2 काक्सा में सदस्यता में कोई बंधकारी दायित्व उत्पन्न नहीं है। तो आईएएस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन होगा केवल 2। ये दोनों गलत हैं। काक्सा के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी, बिल्कुल नहीं। और पेरिस में जलवायु शिखर सम्मेलन का एक प्रोग्राम है। तो देखते हैं, तो काक्सा को 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। अतः कथन एक असत्य है। और काक्सा एक स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों के, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी आदि के लिए खुला है। काक्सा की सदस्यता को कोई बंधकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अतः कथन 2 सत्य है। भारत में इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया, अतः तीसरा भी असत्य है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी से संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक धान्य संरक्षण कृषि की बात हो रही, तो एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानिक के कालिक फसल, अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। तो इसका 2, 4, 5 होगा, 2 होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, पाँचवां होगा। बागानी फसलों की खेती का परिहार नहीं होगा, एकाधिक कृषि पद्धतियों का परिहार नहीं होगा। आईएएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संरक्षण कृषि वो पद्धति है जिसमें कृषि लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जाती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलन वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं का उदाहरण शून्य कर्षण, अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का संतुलित और समुचित प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कथन है, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण है, भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो एक गलत है, भारत एक नगरीकरण जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, गलत है। दूसरा सही है, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो भी पीछे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ लोग गाँव में तथा 37.7 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर बहुत ही पीछे हैं, जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी भी नगरीय जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो वो है आपका
सड़कें। वन तो सम्मिलित किए जाए, जल भी, खनिज भी, सड़कें नहीं। वन, जल एवं खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर और जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण और सुव्यवस्थित गतिशीलता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी होगा, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। तो स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर विशेषकर जिसे ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना, आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और रोजगार सृजित होगा और सभी विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे। अगला है पारिस्थितिकी। तो अब हम करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 में ई रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग ओकोलॉजी के नाम से किया था। इसकी व्याख्या दो शब्दों ओकोज मतलब हाउस ऑफ लिविंग स्पेस तथा लॉगोस साइंस और स्टडी के रूप में मिलकर बना है। अर्नेस्ट हेकल के अनुसार जीवधारियों को कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण में पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना का एक प्रक्रिया का अध्ययन है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से संबंधित है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तथा भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स एंड माइक्रोकॉस्म में कहा। तो अगला देखेंगे हम प्रश्न कोश। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टांसले ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक संगठनों से युक्त है। बिल्कुल सही है। इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। जी नहीं, ये गलत है। सी गलत है क्योंकि मतलब सही है ऑप्शन के। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद, क्योंकि इनमें ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो वह घटक हैं अजैविक पदार्थ, उत्पादकता, उपभोक्ता, वियोजक। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी निश्चित स्थान इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड वही है, बस ऑप्शन घुमा दिया है। तो 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन कारण को देखना है। तो जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है और कारण है जीवमंडल पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें जो है कारण गलत है और कथन सही है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जयमंडल है। जयमंडल मिट्टी, शैल, जल, वायु से बनी हुई है एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिश आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक 2 संघटक होते हैं। एक मिनट, क्या है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद हो गया। अब परितंत्र के घटक हम करेंगे। चलिए करते हैं ये भी। तो जल्दी से आपका कंप्लीट करना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको जल्दी से कंप्लीट कर दें ताकि आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें अच्छे से। तो परितंत्र के घटक हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक अजैविक घटक और पारितंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी एक रचना होती है।
पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये देख सकते हैं परितंत्र के संघटक हैं। ये परितंत्र के, तो परितंत्र के अजैविक संघटक है। अजैविक में है आपके भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो भौतिक में आ जाएंगे तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और स्थलीय में ऊंचाई, ढलान, वायु आ जाएगा। एक मिनट, क्या ही हो गया भाई, सॉरी, प्रॉब्लम तो होती रहेंगी। एनीवे, तो कार्बनिक में जल आएगा, मृदा आएगी, वायुमंडलीय गैस से नाइट्रोजन, खनिज, चट्टान और तत्व आएंगे। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। और जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब उपभोक्ता आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अतः जैवमंडल पर से सभी संगठनों के समूह को पारस्परिक क्रिया होती है। जैसे जनसंख्या से समुदाय बनेगा, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र निश्चित क्षेत्र या दृश्य होते हैं। तो ठीक है, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये सब आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की घटक व श्रेणियाँ। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को ये दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं? मानव सहित तो परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों, मतलब जो पौधों और प्राइमरी सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको ये बोलते हैं कंज्यूमर। और डिकम्पोजर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ को सड़ाने गलाने में, ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र है स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। तो स्थलीय में वन, घास, मरुस्थल आएंगे और जलीय में लवड़ी और अलवड़ी हैं। तो अलवड़ी में तालाब, झील, झरना आएंगे और लवड़ी में लवड़, झील, जोनदमुख समुद्र आएंगे। मानवीकृत में खेती, खलिहान और जल जीवशाला, अंतरिक्ष यान, ये सब आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं इसको सॉल्व। तो जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास का हैबिटेट कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक स्थान, एक्चुअल लोकेशन जो होता है, हैबिटेट होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो वह वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिनमें रहते हैं उनके साथ सहसंबंध। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो वो है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो वह खेत, बाकी ये सब तो नेचुरल है। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन को उपयोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो होगा पहला सही होगा, टांसले जी ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करता है, जी नहीं, भोजन बनाता है। अवियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये गलत है। तो 1-2 सही है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सही है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक का न्यूनतम रूप से अधिक है, नहीं, उपभोक्ता ज़्यादा है ना कि प्राथमिक उत्पादक। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण देखना है। तो अभिकथन है पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये तो गलत है भैया। मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होते हैं, तो कौन सा सही है? तो इसमें जो है एक गलत होगा, आर सही होगा, कथन कारण। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील, तो सीधा है धान का खेत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? तो समुद्र फैला है भाई, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये भी सागरी है, तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है? तो वह है
सागरी पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी असंतुलन को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों यथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है, जो वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जाता है। तो ये है वनोन्मूलन के कारण क्या हैं। प्राकृतिक आपदाएं, वनों चारागाह में परिवर्तन, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम खेती, वनाग्नि, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना, नीति निर्धारण में सतत विकास का संकल्पन, शहरीकरण, कागज की भारी मांग। तो ठीक है। अगला अब करेंगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो वह नहीं, वनों को काटना थोड़ी ना मदद करेगा। वनरोपण, जलवर्षा, जल प्रबंधन और जैवमंडल भंडार, यही ठीक है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो वह कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों का कटाव। निम्नलिखित में से अच्छा क्या पूछा, संतुलन असंतुलन में कौन सा एक प्रमुख कारण है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो वह है लकड़ी काटने से। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो वह नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। नेक्स्ट है वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू हम कर लेते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिसे पर्यावरण समर्थन कहा जाता है, कहलाती है। वो क्या कहलाती है। वह कहलाती है आपका वहन क्षमता। वहन क्षमता वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। तो वह है पारिस्थितिकी कर्मता। अगला है खाद्य श्रृंखला। किसी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीव में ऊर्जा खाद्य पदार्थ के माध्यम से पहुंचती है। तो जैसे कि घास है तो टिड्डा खाएगा, उसमें ऊर्जा हो जाएगा, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो घास उत्पादक है और जो इसको खाएगा वो टिड्डा, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जो इसको प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो तृतीयक होगा। घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ घास, बकरी और मानव हैं। घास स्वपोषी है, शाकाहारी उपभोक्ता है बकरी और सर्वाहारी उपभोक्ता है मनुष्य। तो उपभोक्ता कौन, उत्पादक कौन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे शैवाल होते हैं। उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य होते हैं और उपघटक क्या होते हैं, कवक एवं जीवाणु होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र, तो फाइटोप्लैंक्टन गहरे जलीय स्रोत या समुद्र होते हैं। जड़युक्त पौधे छिछले पानी में होते हैं। तो इस तरह के हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो डायटम स्वपोषी होते हैं, क्रास्टेशियाई शाकाहारी होते हैं, हेरिंग मांसाहारी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सर्प है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरा, आदमी करता है। और निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठन नहीं है। तो वायु नहीं है, वनस्पति, जीवाणु और जानवर हैं। अगला है परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करता है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो ये जो है सही है। और खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती नहीं, एक नहीं कई जातियाँ इसमें होती हैं। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करता है। नहीं, ये गलत है। तो ये पहला सही होगा, बाकी दोनों गलत होंगे। ये पढ़ सकते हैं आप। अगला है क्वेश्चन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो इसमें हो जाएगा चींटी और हिरन भी होगा, लोमड़ी नहीं होगी और बाघ भी नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसके संभावित परिणाम ये हो सकते हैं कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। और कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ेगा, नहीं, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जिसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट होगी, बिल्कुल सही है।
तो 13 होगा। आइए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है? मानव प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, और क्योंकि शाक भी खाता है और मांस भी खाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो समुद्र में जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या है? तो वह है हरे पौधे। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो बिचौलिए का कार्य कौन करती है? वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। एक और जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। इसलिए बी और सी मतलब वियोजक और उत्पादक दोनों होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो पहला तो सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो दूसरा भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है। ये देख सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह शीर्ष मांसाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। तो शाकाहारी मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी पे जाएगा, सॉरी शीर्ष मांसाहारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ है पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये तो समुद्र है। अवैजिक अजैवी अवयव जीवाणु अजैवी थोड़ी ना है, गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र के में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो जीव अपघटक कहलाते हैं आपके कवक और जीवाणु, विषाणु नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार से डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग है। अभी आपको चित्र में भी दिखाया था मैंने, ये देख लीजिए। ऊर्जा का प्रवाह, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इतना वीडियो कैसा लगा आपको एक फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बना, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।